सबसे पहले इंटरनेशनल योगा डे आज है और आप लोगों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोगों ने योगा तो किया होगा, मैंने भी किया था थोड़ा बहुत। ठीक है, किया था आप लोगों ने योगा? ऑब्वियसली किया होगा, संडे भी है आज, है ना। और दूसरा क्या बोलते हैं उसको, वो योगा इन स्लीपिंग मोड, सोना भी तो एक योगा ही है ना। आवाज नहीं आ रही बच्चों आपकी? चिराग, क्वेश्चन जो था ना वो सही था, जवाब नहीं आया होगा आपके पास। हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया ना मैंने आपसे। So last time we were discussing about the concept of mass, और इस concept of mass में, उस concept of mass में जो पॉइंट था, जो एक रिलेशन था, वो रिलेशन था m इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, जिसमें मैंने ये कहा था कि m का नाम है मूविंग मास और m नोट है रेस्ट मास। अब किसी ने आपसे जनरली क्वेश्चन पूछ लिया, क्या ये सिंपल मास से अलग है क्या? भाई हम लोग अभी तक मास पढ़ते आए हैं, ये रेस्ट और मूविंग तो अब आप लोगों ने पढ़ा है। भाई सिंपल क्वेश्चन आपसे ये कर लिया किसी ने कि मास, मूविंग मास, रेस्ट मास, ये तीनों अलग अलग टर्म है या सेम है? जवाब है कि तीनों एक कंडीशन में सेम है और दूसरी कंडीशन में अलग अलग है। मतलब रेस्ट मास और मास का मीनिंग तो सेम है। क्लियर? बिल्कुल यही सोच रहे हैं कई बच्चे कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर होता है तो रेस्ट मास, जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तो मूविंग मास। बिल्कुल नहीं बेटा, ये मूविंग वर्ड कब जुड़ा, किस कंडीशन में जुड़ा? जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर गई, लाइट की वेलोसिटी तक अप्रोच कर गई, तब जाकर के हमने मास के आगे मूविंग मास ऐड किया। इज इट क्लियर? तो ऐसे में रेस्ट मास और मास का मीनिंग तो सेम ही है, लेकिन रेस्ट मास मूविंग मास के इक्वल कब होता है? यानी कि ये दोनों के दोनों है मास, लेकिन कब? आइए देखते हैं। केस फर्स्ट, आपकी बात ध्यान में रखते हुए कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या फिर यूं कहें कि जो उसकी स्पीड है ना, वो लाइट की स्पीड के अप्रोचेबल नहीं है, बहुत कम है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा कि सपोज आप लोग ये मान लीजिए कि ऑन रोड मैक्सिमम स्पीड जो कार की होती है वो 220 किलोमीटर पर आवर उसके ऊपर लिखा होता है। प्लीज आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, दैट विल बी 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे में जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 9 18, 2 1 1 0, दैट विल बी 550/9, और अप्रोक्सीमेटली जब 550/9 का जब हम जो आंसर निकालेंगे, दैट विल बी 9 6 54, 9 1 1 9 एंड 9 1 9, 61.1 मीटर पर सेकंड आता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको, जब आप एक बात बताइए, 220 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड नॉर्मल स्पीड में नहीं आता, ये बहुत हाई स्पीड है। आप एक बात लगा लीजिए, चलो जो फॉर्मूला 1 रेस होती है इंडिया में कहां होती है बताओ?
फॉर्मूला 1 रेसिंग इंडिया में कहां होती है? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? 220 किलोमीटर पर आवर का 4 टाइम्स करोगे तो दैट विल बी 880 किलोमीटर पर आवर, एंड जब इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 240 मीटर पर सेकंड आएगा। हो गया? ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है, लेकिन जब इसकी कंपैरिजन, जब इसकी तुलना लाइट की स्पीड से करोगे, जो कितना है 3 लाख किलोमीटर है, मीटर नहीं है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो क्या कहोगे? क्या क्या कह सकते हैं? कंपेरेबल है क्या? यस और नो? व्हीकल की स्पीड लाइट की स्पीड कंपेरेबल है क्या? नहीं। इट मींस जब ऐसी क्वांटिटी जिनमें दिन रात का अंतर है कंपेरेबल नहीं है, तो उस स्मॉल क्वांटिटी को बड़े की तुलना में नेग्लेक्ट करना पड़ता है। तो नेग्लेक्ट किसको करेंगे? वी को या सी को? वी वेरी मच लेस देन सी, तो किसको नेग्लेक्ट करेंगे? वी को या सी को? दैट्स वाई वी को नेग्लेक्ट करते ही ये रेशो 0 बचा, सिर्फ 1 का रूट 1 और m इक्वल टू m नोट। मतलब क्या हुआ? अब मूव कर लो ना, चाहे 240 मीटर पर सेकंड 880 किलोमीटर पर आवर से, कितना ही मूव कर लो, जितना मास उसका रेस्ट पर था उतना ही मास उसका मूविंग है। इसका मतलब क्या हुआ? इतनी स्पीड जब लाइट की स्पीड के अप्रोचेबल है ही नहीं, तो उसमें कहां आप उम्मीद रख सकते हो कि उसका मास बदलेगा इतनी स्पीड पर, जो कि ह्यूमन बीइंग की रेंज के हिसाब से बहुत कहीं ज्यादा है। और अगर आप लाइट की स्पीड की बात करोगे तो वो तो हमारी इमेजिनेशन से भी दूर ही है। 880 किलोमीटर पर आवर को हम अप्रोच तो कर रहे हैं, लेकिन मैकेनिकली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है क्या जो 3 लाख किलोमीटर, माइक्रो पार्टिकल की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे मैक्रो साइज ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं डेली लाइफ में, जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड को अप्रोच कर सके। बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। और जब ये कर नहीं सकता तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में मास चेंज होगा क्या उसका? बताओ, यस और नो? मास विल बी चेंज और नॉट? यस। तो इतना टाइम मैं ऐसे नहीं लगा रहा हूं इस मास के कंसेप्ट पे। ये चीज ऐसी है जो परमानेंट लाइफ टाइम काम आने वाली है आगे स्टडी के अंदर, फर्दरली जहां तक भी आप स्टडी करेंगे। ये लेसन फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे आप, फर्स्ट टाइम आप यहां जरूर पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइम आज आपको मैं पढ़ा रहा हूं इस रिलेशन के बारे में, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ द मास चेंज विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड इन विच कंडीशन। तो v अगर c की तुलना में बहुत कम है तो m इक्वल टू m नॉट ही होता है। रेस्ट मास और मूविंग मास इक्वल ही है, मतलब मास ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मास इन डिटेल। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर समझा दिया, लेकिन अगर वेलोसिटी नेगलेक्ट करने के अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई, वेलोसिटी c के कंपेरेबल अगर हो जाती है, कंपेरेबल का मतलब रहेगी तो कम ही। सेकंड केस देखिए, when v लेस देन c, इसमें और इसमें अंतर क्या है? यहां डबल लेस देन का साइन है, यहां सिंगल लेस देन का साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि v c से कम है लेकिन अप्रोचेबल जरूर है। अब उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हम। यहां तो कहने का मतलब था बहुत 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 कम है v c के कंपैरेटिवली, यहां नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और जब नेगलेक्ट नहीं कर सकते तो क्या चीज समझने को मिलेगी? देखो ध्यान से देखना बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैथमेटिकली भी हम कैसे समझ सकते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? समझ में आ गया सभी को? तो v लेस देन c का मतलब है v बाय c। क्या ये रेशो 1 से कम आएगा या ज्यादा आएगा? बताओ। v स्क्वायर बाय c स्क्वायर लेस देन 1 आएगा या ग्रेटर देन 1 आएगा?
1 से कम। अच्छा, मान लिया 1 से कम कितना आया, मान लिया ये पूरा का पूरा रेशो 0.2 आ रहा है, मान लिया। अब एक में से 0.2 माइनस हो रहा है तो कितना रह गया, 0.8। मेरा कहने का मतलब समझना मैं अब क्या बोल रहा हूं, इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट में, यानी कि जो ये फॉर्मूला है इसका डिनोमिनेटर पार्ट 1 से कम आ रहा है, 0.8 का रूट उससे भी कम आएगा। और बच्चों ध्यान से सुन लो, जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट 1 से कम होता है ना, वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है ना 1 से ज्यादा होता है। आई मीन टू से, अगर आप 1 अपॉन में 0.2 करें और एक आप 1 अपॉन में 2 करें, क्या आपको अंतर मिलेगा, देखो 0.2 का मतलब 1 से कम, पॉइंट हटाया, 2 5 10, आपके पास 5 आ गया। लेकिन जब आपके पास 1 अपॉन 2 जो कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तब आपका आंसर 0.5 आ रहा है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिनोमिनेटर पार्ट जब 1 से कम होता है, ओवरऑल फ्रैक्शन 1 से बड़ा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि m नोट को अगर मैं डिवाइड में ले आऊं तो ये 1 से बड़ा आएगा, m नोट को वापस में मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो m ग्रेटर देन m नोट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब v c से कम होता है, ज्यादा कम नहीं होता है, तो ऐसे में m इक्वल m नोट नहीं होगा जैसा कि इसमें था, m ग्रेटर देन m नोट होगा, जो ये कहना चाहता है कि अब मूविंग मास जो है ना रेस्ट मास से कहीं ज्यादा है। किससे ज्यादा है, रेस्ट मास से कहीं ज्यादा है। या फिर हम यूं समझें कि ऑब्जेक्ट का मास बढ़ गया है, ऑब्जेक्ट का मास, उस पार्टिकल का मास बढ़ गया है अगर वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इट मींस अब हम ये सोचे सर उसका मास बढ़ा कैसे, क्या उसमें कोई चीज ऐड हो गई क्या, नहीं। मैंने क्या बताया था, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E बराबर mc²। हमें एनर्जी मालूम है, हमें c की वैल्यू मालूम है, तो एनर्जी अपॉन में c² का जो रेशियो आएगा वो अपने को क्या देगा, मास। तो यानी कि यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि जो उसका मास बढ़ा है ना, मूविंग मास, वो एनर्जी के रूप में बढ़ा है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई है, एंड देन मास बिकम इंक्रीज एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यस स्टूडेंट, हैव यू एनी डाउट, यस और नो? बेटा ये कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम, मैं कहता हूं अच्छे अच्छों को ये चीजें याद नहीं रहती, हायर स्टडी के अंदर इन कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ये में काम आती है चीजें, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी मैं आपको मोशन का चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना काइनेमेटिक्स, तो उसमें मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र करूंगा आपके सामने कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज है, क्या भला है, ये भला कुछ नहीं है। अब तो आ गए, अब हर चीज भला ही भला है, हर चीज में भला ही भला है, भला नहीं भला ही भला है। सो बच्चों टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, नाउ वी विल मूव फर्दरली टू आवर न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक जो हमारा नया टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि हम लोग अब हर फिजिकल क्वांटिटी को उसकी बेसिक डायमेंशन के तौर पर उसका एनालिसिस करेंगे। बेसिक डायमेंशन मतलब जो भी उसकी बेसिक, आपको पता है कि बेसिक यानी कि फंडामेंटल बात एक ही है, तो बेसिक और फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उसकी तर्ज पर हम लोग आज बात करेंगे।
बेसिक और फंडामेंटल की तर्ज पर, मतलब दोनों का एक ही है। एंड यू नो वेरी वेल, एंड यू शुड नो वेरी वेल कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आज हम हर फिजिकल क्वांटिटी को उसकी एसआई यूनिट कुछ भी हो, न्यूटन है फोर्स की एसआई यूनिट, अगर आप न्यूटन को फंडामेंटल में देखेंगे तो वो तो कहीं भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो ऐसे में हर फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल यूनिट से हट करके है उसको हम फंडामेंटल यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसको डायमेंशनल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उससे पहले मैं आज आपको 4 तरह की फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं हमने क्या मतलब आप कह सकते हो कि मेनली वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, 4 कैटेगरी में। तो फर्स्ट है डायमेंशनल वेरिएबल, ये फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है। डायमेंशनल वेरिएबल्स में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आती हैं? जिनकी डायमेंशन भी हो, डायमेंशन इन द सेंस जिनको फंडामेंटल यूनिट में और एसआई यूनिट में रिप्रेजेंट किया जा सके और वो वेरी भी करते रहे। those physical quantities, यहां पे मैं पूरी डेफिनेशन लिखूंगा, बाकी मैं शॉर्ट में लिखूंगा, समझ लेना। those physical quantities which have dimensions का मतलब यूनिट्स, ठीक है, and their value also changed या also vary are called, क्या कहेंगे बच्चों ने? are called dimensional variable, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हमारे सामने हैं, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल देख लो, जैसे खुद की बात कर लो, मास, लॉकडाउन में मास बढ़ गया होगा, मेरा भी बढ़ गया वैसे तो, ठीक है। अच्छा आप लोग ग्रोइंग एज में भी हो, है ना, तो आपकी हाइट भी बढ़ी होगी, है कि नहीं? किसी की हाइट कम हुई तो पता नहीं, लेकिन हाइट तो बढ़ती है वैसे, ठीक है। मास हाइट, ठीक है ना? क्यों भाई कृतिका, हाइट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मास हाइट बोले 3-4 महीने में क्या पता चलेगा, 5-6 महीने साल में जाके पता लगता है कि हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, और वो भी हमें थोड़ा पता लगता है। क्यों, ऐसा है क्या? तो मास हाइट, अच्छा और देखो टेम्परेचर। आप एक बात बताओ, मोस्टली सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो डायमेंशनल वेरिएबल ही तो है। आप डिस्टेंस की बात कर लो, मास की बात कर लो, हाइट की बात कर लो, एनर्जी की बात कर लो, आप लोग सारी की सारी जिनकी एसआई यूनिट भी है और उनको क्वांटिटी टू क्वांटिटी, वेरियस ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट उनकी वैल्यू भी चेंज होती है। अगर मुझे कहा जाए कि मास ऑफ ए चेयर इज 300 ग्राम, मास ऑफ ए टेबल ऑब्वियसली दैट विल बी मोर देन 300 ग्राम, इज वेरी मच ग्रेटर देन 300 ग्राम, लाइक 10 kg, 12 kg, 15 kg, तो है तो मास ही ना, लेकिन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी तो कर ही रहा है और उसकी यूनिट भी हमारे पास है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 37 होता है, क्या करें, लेकिन गर्मी है, बढ़ा हुआ है तो भैया डॉक्टर को चेक करवाओ, है ना, जरूरी है इस टाइम तो, ये है कि नहीं? टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब डॉक्टर को चेक करवाओ,
घर में रहो, बाहर मत घूमो, तो डायमेंशनल वेरिएबल्स हो गया। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वांटिटी दैट इज व्हाट, सेकंड वन इज डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस, यस। अब बताइए ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन ना हो पर वो वैरी भी करते हो। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स का मतलब विच हैव नो डायमेंशंस, मतलब कोई यूनिट भी नहीं है उनकी, ऐसा यूनिट वगैरह, और वो वैरी भी करते हैं। बट वैरी मतलब बदलते रहते हैं। टेल मी एन एग्जांपल जिनकी फंडामेंटल यूनिट्स कुछ भी नहीं है। एंगल, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? स्वाभाविक है, जिसकी डायमेंशन तो है नहीं। आप बोलेंगे सर रेडियन रहा, डिग्री रहा, फंडामेंटल थोड़ा है, वो सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो प्लेन एंगल क्या है? यस स्टूडेंट बताइए, प्लेन एंगल क्या है? हाँ, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। और बताइए। यस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या कहेंगे? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है, ग्लास का कुछ और होता है, एयर का कुछ और होता है, पर उसकी क्या कोई यूनिट होती है क्या? एक्सपोनेंशियल पावर। एक्सपोनेंशियल पावर नहीं, एक्सपोनेंशियल की पावर वेरिएबल भी तो हो सकती है। और एक बात और बताऊं, डायमेंशनल मेथड में, डायमेंशनल जो हम मेथड यूज करेंगे उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डायमेंशन के मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो यहां सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, तो एक्सपोनेंशियल की पावर के तौर पर वेरिएबल हो सकता है, और वो वेरिएबल डायमेंशनल वेरिएबल हो सकता है, इसीलिए उसको हम डायमेंशनलेस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस बेटा, वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अभी एक बच्चे ने बताया ना कि पाई इक्वल टू 22/7 3.14, तो वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। वेरिएबल कहां कर, वेरिएबल क्या पाई की वैल्यू बदलती रहती है क्या बच्चों? बताइए। डायमेंशनलेस कांस्टेंट की बात आ रही है। तो कांस्टेंट का मतलब परमानेंट कांस्टेंट, परमानेंट, हर कंडीशन में वही। तो डायमेंशनलेस भी है वो जिनकी कोई डायमेंशन भी ना हो, तो विच हैव नो डायमेंशंस, विच हैव नो डायमेंशंस, एंड डू नॉट वेरी, और बदलते भी नहीं है, बदलते भी नहीं है, और कांस्टेंट भी है, मतलब डायमेंशन भी नहीं है। क्या एग्जांपल आएगा? पाई, पाई के अलावा पाई के अलावा कोई एग्जांपल? देखो, हर हर नंबर, मैथमेटिकल जो नंबर है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट ही तो है। लाइक 1 2
3 4, ये सब क्या है? ये सब क्या है? कोई भी नंबर कांस्टेंट ही तो होता है, कोई भी नंबर कांस्टेंट ही तो होता है, ठीक है? तो इसलिए वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट हुआ। क्या हुआ? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्थ वन इज डायमेंशन लेस, नहीं डायमेंशनल, एक मिनट सॉरी, डायमेंशनल वेरिएबल हो गया, डायमेंशन लेस वेरिएबल हो गया, डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गया। अब बारी है डायमेंशनल कांस्टेंट की, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट भी है, जिनका डायमेंशन भी है, लेकिन वो वेरी नहीं करते, उनकी वैल्यू फिक्स रहती है, which have dimensions but do not vary। बताओ, ऐसा एग्जांपल या तो किसी को बताओ क्या होता है एग्जांपल में, क्या आएगा बताओ? वेरी वेल नोन एग्जांपल, वेल नोन एग्जांपल, यूनिट भी है और कांस्टेंट भी रहता है। सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एयर में फिक्स है ना ये? इज इट फिक्स और नॉट? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यस ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज कैपिटल जी, और इसको सी से डिनोट करते हैं लाइट को, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज व्हाट? दिस इज द डायमेंशनल कांस्टेंट, कि जिनकी डायमेंशन तो है और साथ ही साथ वो कांस्टेंट भी है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग एक नए तरीके से डायमेंशन के मेथड से इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मेरा मतलब सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, आज हम लोग सिर्फ बेसिक समझेंगे। फिजिकल क्वांटिटी कितनी है उसको हमें कनेक्ट नहीं करना है, बल्कि हम उस क्वांटिटी की जो यूनिट है उसको हम डायमेंशनली फंडामेंटल के तौर पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। सीधा सीधा मतलब मेरा ये है। तो इस मेथड ऑफ डायमेंशन में मैं बार बार फंडामेंटल यूनिट पे जोर दे रहा हूं, तो इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप फंडामेंटल की बात करते हैं तो वो 7 है। तो हम लोगों को क्या करना है, अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आएंगी उन सबको इन 7 में कन्वर्ट करके लेके आना है। सबसे पहले अगर आप बात करें यूनिट मास की, फिजिकल क्वांटिटी मास है, तो मैं आपको बता दूं मास को आपको रिप्रेजेंट करना है कैपिटल एम से, और उसकी जो स्क्वायर ब्रैकेट को पुट करते हुए, स्क्वायर ब्रैकेट मस्ट है। डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम बनाएंगे ना उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट मस्ट है, मस्ट जरूरी है, इसकी प्रेजेंटेशन है ये। फिर सेकंड फिजिकल क्वांटिटी आती है लेंथ। तो लेंथ का मतलब हो गया एल, कैपिटल एल। अच्छा एक बात और, साइंस में स्मॉल और कैपिटल लेटर का मतलब अलग अलग होता है कहीं जगह, तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश तो है बट इसमें इंग्लिश का कंसेप्ट नहीं लगेगा। अगर आप बात करें टाइम की, तो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे टी से।
अगर आप बात करते हैं टेम्परेचर की, तो आप ये मत सोचिएगा टी टेम्परेचर टाइम से शुरू है, टेम्परेचर भी टी से शुरू है तो टी आएगा, नहीं। टेम्परेचर की ऐसे यूनिट होती है केल्विन, तो यहाँ पे के आएगा उसके लिए। जो हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने वाले हैं ना, मैं उनको डायमेंशनल में क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लेटर से लिखना है, आज मैं आपको ये बता रहा हूं। फिर उसके बाद आएगी बात इलेक्ट्रिक करंट की, और इलेक्ट्रिक करंट की ऐसे यूनिट एम्पियर होती है, तो यूनिट भी एम्पियर है और डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते वक्त भी उस एम्पियर के ए लेटर का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आएगा क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है मोल, क्लियर। तो मोल को लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट MOL, वैसे तो कंप्लीट स्पेलिंग MOL ही होता है, लेकिन डायमेंशनल बनाते वक्त इसको MOL से ही लिखना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि जो लाइट है ना, लाइट किसी भी सोर्स के द्वारा जो निकाली जा रही है, चाहे वो आर्टिफिशियल है चाहे वो नेचुरल है, तो उस लाइट की कितनी ब्राइटनेस है, उस ब्राइटनेस को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसे यूनिट होती है कैंडेला, और कैंडेला को लिखते हैं CD। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशनल प्रेजेंटेशन आपके सामने आज मैंने आपको बताई, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। And in my further lecture, I will tell you how to implement these fundamental units as their dimensional formula, and we will do the application for the same also. Okay, students?